बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर की क्लास में एक बार स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पूंजीगत लाभों के प्रकार या पूंजी संपत्तियों के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया और जैसा कि हमने देखा कि पूंजी संपत्तियां दो प्रकार की होती है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। अब इन संपत्तियों पर उत्पन्न पूंजीगत लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है उसकी जानकारी हम आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक यह है पूंजीगत लाभ की गणना विधि, यानी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसा हम जानते हैं, यदि पूंजीगत लाभ अल्पकालीन संपत्तियों से हुआ है तो संपत्ति हस्तांतरण पर प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की राशि में से हमें ये तीन बिंदु जो है, जिसमें पहला है संपत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत, यदि संपत्ति में कोई सुधार या वृद्धि की गई है तो ऐसे सुधार या वृद्धि की लागत। और तीसरा है संपत्ति हस्तांतरण के व्यय, जैसे विज्ञापन है, दलाली है, नीलामी व्यय है आदि। तो जो हमें प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल है, इसमें से ये तीन बिंदु की संपत्ति की वास्तविक लागत, और उसमें अगर सुधार या वृद्धि की गई है तो सुधार या वृद्धि की लागत, और हस्तांतरण के व्यय, ये तीनों अगर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो शेष राशि ही हमारी अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगी। ये तो हुई अल्पकालीन पूंजीगत लाभों की गणना। इसका एक तालिका भी है जो आगे मैं बता दूंगा, इसमें आपके स्क्रीन पर भी आएगा कि इसको एक टेबल्स के द्वारा शो किया गया है। यदि पूंजीगत लाभ दीर्घकालीन संपत्ति से हुआ है तो हस्तांतरण से प्राप्त प्रतिफल में से उक्त सभी राशियां घटाई जाएगी। ये जो अभी बताई है मैंने, वो सभी राशियां घटाई जाएगी, लेकिन संपत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत और संपत्ति में सुधार या वृद्धि की गई है तो ऐसे सुधार या वृद्धि की लागत के बजाय उनकी निर्देशित लागत यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट को घटाया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ज्ञात करते समय, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ ज्ञात करते समय हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट यानी उसकी जो निर्देशित लागत है उनको घटाया जाएगा। और यदि हम ये तीनों राशियां, जैसे संपत्ति की जो वास्तविक लागत के स्थान पे जो निर्देशित लागत है वो सुधार या वृद्धि की निर्देशित लागत, और संपत्ति हस्तांतरण के व्यय अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो ये माइनस करने पर अगर राशि ऋणात्मक आ जाए तो ऐसी परिस्थिति के अनुसार दीर्घकालीन पूंजीगत हानि होगी। अल्पकालीन भी हो सकती है कि अगर अपने जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल है उसमें से अगर अपने ऊपर जो बताया कि अगर वास्तविक लागत, सुधार की, वृद्धि की लागत और हस्तांतरण व्यय अगर ये हम माइनस कर देते हैं और अल्पकालीन स्थिति है तो अल्पकालीन हानि, पूंजीगत हानि होगी। और अगर हमने प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में से इंडेक्स्ड कॉस्ट घटाया है और सुधार या वृद्धि की भी इंडेक्स्ड कॉस्ट को घटाया है और संपत्ति हस्तांतरण के व्यय जैसे विज्ञापन, दलाली और ऐसा इनको घटाया, तो हमें दीर्घकालीन पूंजीगत हानि होगी। उक्त प्रकार से जो हमने ज्ञात किया है पूंजीगत लाभ, उसमें से धारा 54 के अंतर्गत उल्लेखित जो कर मुक्तियां हैं उनको यदि लागू होती है तो घटाया जाएगा। शेष राशि कर योग्य पूंजीगत लाभ होगी। तो यानी उक्त पूंजीगत लाभ निर्धारण के लिए हमें ये जो चार मदें हैं उनको समझना आवश्यक है। अभी तक जो मैंने बताया उसमें से कि सबसे पहले संपत्ति प्राप्ति की लागत, यानी संपत्ति अपने कितने में क्रय की है और उसको कितने में प्राप्त किया है, प्राप्ति की लागत। दूसरा है संपत्ति में वृद्धि या सुधार की लागत, कि अगर बाद में अगर हमने उस संपत्ति में कोई सुधार किया है, कोई वृद्धि की है, कोई इंक्रीमेंट हमने अगर उसमें किया है
तो उसकी लागत। तीसरा, उक्त दोनों की यानी निर्देशित लागत, उक्त दोनों की निर्देशित लागत यानी इनकी इंडेक्स्ड कॉस्ट। और चौथा पॉइंट जो बिंदु है हमारा कि धारा 54 में उपलब्ध कर मुक्तियां जो उपलब्ध है जिनका आगे विस्तार में वर्णन है वो हम पढ़ेंगे। तो ये चारों चीज़ें अगर हम ध्यान रहें तो ही हम जो है पूंजीगत लाभ हानि की गणना कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, ऐसी संपत्ति जिस पर हास स्वीकार्य है यानी डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेबल है, उसका पूंजी लाभ यहाँ इस विधि से नहीं निकाला जाएगा। हासित संपत्तियों पर पूंजी लाभ के लिए हमें निम्न बिंदु को ध्यान में रखना होगा कि जिन संपत्तियों पर व्यापार और पेशे से आय शीर्षक में हास स्वीकार्य होता है उनसे होने वाला पूंजीगत लाभ हमेशा अल्पकालीन ही होगा। अतः उनकी प्राप्ति लागत और वृद्धि लागत को निर्देशित नहीं किया जाएगा, इंडेक्स्ड नहीं किया जाएगा। पूंजीगत लाभ के लिए इस हास योग्य संपत्तियों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि ये जो नियम अभी मैंने बताया है, ये नियम उन बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी संपत्तियों पर हास की गणना धारा 32(1) के अनुसार स्थायी किस्त पद्धति से की है। अगर स्थायी किस्त पद्धति से की है तो ये नियम उन बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। इसके बाद कि यदि संपत्ति समूह से कोई एक भाग ही बेचा जाए, हमें पता है कि व्यवसाय के जो संपत्तियां काम में ली जाती है उनके ऊपर समूह के अनुसार हास की छूट दी जाती है, हास निकाला जाता है। तो उस समय कि संपत्ति समूह में से कोई एक भाग ही बेचा जाए तो इस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ निकालने के लिए हमें ये जो है निम्न मदों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेल कंसिडरेशन, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लेस हम करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेज। दूसरा, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स यानी जो प्रारंभिक अपलिखित मूल्य है उस असेट्स समूह का, संपत्ति समूह का जो प्रारंभिक अपलिखित मूल्य वो, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी उस वर्ष के दौरान जो संपत्ति हमने अर्जित की है उसको। तो ये तीन चीज़ें लेस करने पर जो डिफरेंस आएगा वह हमें, तो यानी उक्त अंतर धनात्मक है, पॉजिटिव है तो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा। दूसरा, यदि ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इसे संपत्ति का अपलिखित मूल्य माना जाएगा और धारा 32 के अंतर्गत हास की गणना अब की जाएगी। यह ध्यान रखें। ये जो अभी मैंने बताया है उस टेबल को आपको जो है ध्यान में रखना है कि यदि संपत्ति समूह में से कोई एक भाग बेचा जाए और उसके पश्चात ये तीन चीज़ें, विक्रय मूल्य में से ये तीन चीज़ें अगर माइनस कर दी जाए, फिर अगर अंतर धनात्मक आता है तो पूंजीगत लाभ होगा, और अगर ऋणात्मक आता है तो उस शेष पर जो है हमें अपलिखित मूल्य माना जाएगा और उस पर हास की गणना की जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि यदि संपत्ति समूह की संपूर्ण संपत्ति को बेच दिया जाए, तो संपूर्ण समूह को अगर बेच दिया जाए तो इस अनुसार अगर हमें धनात्मक शेष आए तो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा और ऋणात्मक शेष आए तो अल्पकालीन पूंजीगत हानि होगी। यह आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है प्रदर्शित हो रही है कि सेल्स कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। दूसरा पॉइंट, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक एसेट्स। तीसरा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायरिंग ड्यूरिंग द ईयर। ये अगर धनात्मक और ऋणात्मक आता है, लेकिन उस समय देखा जाएगा कि संपत्ति का कोई समूह में से कोई एक भाग बेचा गया या संपूर्ण समूह को ही, जो संपत्ति समूह है उसकी संपूर्ण संपत्तियों को बेच दिया गया है। ध्यान रखें, यहाँ पर अगर एक भाग को बेचा जाता है और अंतर अगर पॉजिटिव आता है तो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा, और नेगेटिव आता है तो फिर इसे अपलिखित मूल्य मानते हुए हास की गणना की जाएगी। और अगर संपत्ति समूह की संपूर्ण संपत्ति को बेच दिया जाए
तो, और अगर शेष धनात्मक आए तो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, और ऋणात्मक आए तो अल्पकालीन पूंजीगत हानि होगी। ये तालिकाओं द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना हम सबसे पहले विक्रय प्रतिफल की राशि लेंगे, ए पॉइंट जिससे दर्शाया गया है। इसमें से हम घटाएंगे हस्तांतरण के व्यय, प्राप्ति की सूचकांकित लागत, ये अभी आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में इसको कि इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तीसरा सुधार की सूचकांकित लागत, इन तीनों को हम जोड़ करके विक्रय प्रतिफल में से घटाएंगे तो हमारे पास सकल दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। और उसमें से अगर धारा 54 की कर मुक्तियां अगर हम घटा देंगे तो शेष जो होगा वो कर योग्य पूंजी दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। इसी प्रकार अल्पकालीन पूंजी लाभों में विक्रय प्रतिफल की राशि, हस्तांतरण के व्यय माइनस करेंगे हम, प्राप्ति की लागत, सुधार की लागत, ओरिजिनल कॉस्ट ही लेंगे हम, यहाँ इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं लेंगे अल्पकालीन पूंजीगत लाभों में। जो आएगा सी सकल अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, इसमें से धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्तियां माइनस कर देंगे हम, घटा देंगे तो शेष जो होगा वो कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। और हस्तित संपत्तियां हैं पर पूंजी लाभ की गणना के लिए विक्रय प्रतिफल की राशि घटाएंगे हम, हस्तांतरण के व्यय, संपत्ति के ब्लॉक का प्रारंभिक हासित मूल्य, वर्ष के दौरान इसी ब्लॉक की क्रय की गई संपत्ति की लागत, इन तीनों को हम घटा देंगे तो हमारे पास अल्पकालीन पूंजी लाभ आ जाएगा। और धारा 54 के अगर हम कर मुक्तियां माइनस कर देंगे तो शेष कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर यदि करदाता ने प्रतिभूति व्यवहार कर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान कर दिया तो ऐसे भुगतान को हस्तांतरण व्यय नहीं माना जाएगा और इसे पूंजी लाभ की गणना करते समय विक्रय प्रतिफल में से घटाया नहीं जाएगा। तो अभी तक अब आपने देखा कि कुछ चीज़ें, कुछ बिंदु इसमें और उभर के आए हैं। तो पूंजी लाभ की गणना करते समय हमें इन बिंदुओं के ऊपर भी विचार करना चाहिए कि सबसे पहले प्रतिफल का मूल्य, कि प्रतिफल का मूल्य यानी जो सेल्स कंसिडरेशन है वो कौन सा होगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूंजीगत संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, कि जो संपत्ति उसने प्राप्त करने की लागत क्या होगी, हस्तांतरण के व्ययों में कौन कौन से व्यय शामिल होंगे, दीर्घकालीन पूंजी की संपत्ति लागत, लागत वृद्धि सूचकांक के लाभ सहित, और पांचवा बिंदु जो है पूंजी संपत्ति में वृद्धि की लागत, लागत वृद्धि सूचकांक सहित, और धारा 54 में उपलब्ध कर मुक्त का लाभ। ये 4-5-6 बिंदु और हैं जिनको हमें विस्तार से थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी कि जैसे सेल कंसिडरेशन लिया, प्रतिफल का मूल्य लिया, तो प्रतिफल किसको माना जाए, इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग ये जो टेबल्स आपको दी गई है इनको सीखें, समझें और प्रश्न जो है हल करने का प्रयास करें। फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।